एक सिपाही कुछ दिनों की छुट्टी पर घर जा रहा था। इसे एक गांव से दूसरे गांव जाना था। ये रास्ते में था कि इसकी मुलाकात एक आदमी से हो गई। इसे भी दूसरे गांव जाना था। सिपाही खुश हो गया कि इसकी मुलाकात किसी और से हुई है। अगर ये दोनों आपस में बातें करते गए तो इन्हें सफ़र की तकलीफ का एहसास नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि दोनों काफ़ी दूर तक चलते रहे, पर दूसरे आदमी ने सिपाही से बात न करने की कसम खा रखी थी। साथी की खामोशी से तंग आकर सिपाही बोला, भले आदमी, हम इतनी दूर से इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन हैरत है कि अभी तक तुमने मुझसे बात नहीं की। कुछ बोलो ताकि सफ़र आसानी से गुजर जाए। दूसरे मुसाफिर ने जवाब दिया, मियाँ सुनो, मैं ऐसे बात नहीं करता। मैं बात करने का 1 रुपया लेता हूँ। सिपाही सफ़र की खामोशी से तंग आ चुका था। इसने जल्दी से जेब से 1 रुपया निकाला और अपने साथी की हथेली पर रख कर कहा, ये लो 1 रुपया, लेकिन खुदा के लिए कुछ बोलो। इसके साथी ने रुपया जेब में रखा और बोला कि सुनो मियाँ, बाहर जो कुछ देखो घर में मत बताना। और ये कहकर ये फिर चुप हो गया। सिपाही ने सोचा कि इसके बाद मुसाफिर कुछ और बात करेगा, लेकिन ये खामोश रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद सिपाही फिर गजबनाक हुआ और बोला, अच्छा तुमने 1 रुपया मुझसे ले लिया और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद खामोश हो गए। क्या यूं गुजरता है सफ़र? थोड़ी बात करो। मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं गैर ज़रूरी बात नहीं करता? मैं बात करने का 1 रुपया लेता हूँ। सिपाही ने जोश में आकर अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और मुसाफिर की हथेली पर रखते हुए कहा, ये लो 1 रुपया, पर कुछ और बात करो। मुसाफिर ने 1 रुपया अपनी जेब में रखा और कहा, मियाँ सुनो, किसी चीज़ पर शर्त न लगाओ। और यह कहकर ये फिर चुप हो गया। सिपाही ने सोचा कि 1 रुपया मजीद लेने के बाद मुसाफिर कुछ देर बात करेगा, लेकिन ये खामोश रहा। इस हालत में कुछ सफ़र ही गुजरा था कि सिपाही फिर से बोर होने लगा। इसने कहा, अच्छा आदमी, तुमने 1 रुपया और लिया और फिर कुछ देर बात करने के बाद फिर चुप हो गए हो। क्या ये भी बात करने का तरीका है? क्या सफ़र इस तरह गुजारा जाता है? कोई और बात करो। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं एक बात के लिए 1 रुपया लेता हूँ। सिपाही पुरजोश हो गया और इसने जेब से मजीद 1 रुपया निकाला और मुसाफिर को दे दिया। इसने 1 रुपया जेब में रख लिया। सिपाही ने कहा, अब तो कुछ बोलो। इसने कहा, जो भी वादा करो उसे पूरा करो। ये कहकर ये फिर खामोश हो गया। सिपाही ने सोचा कि ये मुसाफिर मुझसे 3 रुपए ले चुका है और मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। सिपाही इससे बात करने के लिए आगे बढ़ने लगा तो मुसाफिर ने कहा, मेरे दोस्त, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। तुम अपने गांव जाओ, मैं अपने गांव का रास्ता ले लेता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बताऊंगा। तुमने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 रुपए खर्च किए हैं, और पैसे खर्च करके तुमने मुझसे 3 चीज़ों का मुआहदा किया है। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हें हमेशा फ़ायदा होगा। और हाँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना तवील सफ़र किया है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक ज़्यादा है। अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना। लोग मुझे अक्ल मियाँ कहते हैं। और यहाँ से 4 कोस पैदल चलने के बाद जो पहला गांव आता है, उस जगह पर आकर जिससे भी तुम मेरे बारे में पूछोगे तुम्हें मेरा पता मिल जाएगा। अब खुदा हाफिज। ये कहकर अक्ल मियाँ ने अपने गांव की राह ली और सिपाही अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। ये कुछ दूर गया होगा कि इसने एक गड्ढे में तरबूज की बेल देखी जिसमें एक बड़ा तरबूज उग रहा था। ये हैरान होने लगा कि ये तो तरबूजों का मौसम नहीं है, फिर इस तरबूज की बेल पर इतना बड़ा तरबूज क्यों उग रहा है? ये कैसे मुमकिन है? ये खुदा के इस मुझे पर हैरान होकर अपने गांव पहुंचा। इसकी बीवी इसे देखकर बहुत खुश हुई और इसने जल्दी से इसके लिए पराठे और अंडे का सालन तैयार किया। सिपाही को बहुत भूख लग रही थी। इसने पराठे के बड़े बड़े नवाले अपने पेट में भर लिए। रोटी खाते वक्त ये अपनी बीवी से कहने लगा कि कुदरत के खेल कितने अजीब हैं। मैंने रास्ते में ऐसी अजीब चीज़ देखी कि मैं अभी तक हैरान हूँ। बीवी ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, कैसी चीज़? सिपाही ने जवाब दिया, सड़क से थोड़ी दूर एक जगह एक खाई में तरबूज की बेल पर एक बड़ा तरबूज उग रहा था। ये कैसे मुमकिन है? बीवी ने कहा कि ये तरबूज का मौसम नहीं है, यही हैरत की बात है। सिपाही ने कहा। बीवी कहने लगी, आपकी नज़रों ने धोखा खाया होगा। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, हम भी देखना चाहते हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा है।
बाहर से ये आवाज़ आई तो सिपाही और उसकी बीवी दोनों चौंक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। सिपाही का एक पुराना दोस्त जिसका नाम नज़ीर था दरवाजे पर खड़ा था। सिपाही ने आगे बढ़कर नज़ीर से हाल अहवाल किया और इसे अपने पास बिठा दिया। नज़ीर ने बैठते ही कहा, यार तुम काफ़ी अरसे बाद आए हो। हाँ भाई, सिपाही ने जवाब दिया कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। जैसी छुट्टी मिली मैं सीधा आ गया। बीवी हंसने लगी और कहने लगी, और आते ही इसने मुझे ऐसी बात बताई जिस पर यकीन नहीं आता। इसने रास्ते में तरबूज की बेल देखी है। इनका कहना है कि इस पर कितना बड़ा तरबूज उग रहा था। हाँ, सिपाही बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। नज़ीर बोला, ये मौसम है या नहीं? सिपाही ने कहा, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये गरे में बैल पर उग रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, ये ज्यादा दूर नहीं है। नज़ीर बोला, तुम सिपाहियों को ऐसी झूठी और सच्ची बातें बनाने की आदत होती है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस पर सिपाही ने कहा, और मैं भी शर्त लगाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। इस पर सिपाही की बीवी ने कहा, इसका फैसला बहुत आसान है, तुम दोनों उस जगह जाकर देखो, सच और झूठ का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन मुझे पहले ही यकीन है कि तुम झूठे हो, नज़ीर ने कहा। सिपाही ने जवाब दिया, मौके पर जाकर झूठ और सच का पता लगा लेंगे। नज़ीर ने कहा, अभी बहुत देर हो गई है, मैं सुबह जल्दी आऊँगा, फिर तुम मुझे उस जगह ले चलना। अगर वहाँ तरबूज हैं तो तुम जीत जाओगे, और अगर नहीं तो मैं जीत जाऊँगा। शर्त जीतने वाले को हक होगा कि वो हारने वाले के घर से जो चीज़ छुएगा वो उसकी हो जाएगी। सिपाही ने कहा, मुझे कबूल है। नज़ीर ने कहा, मैं सुबह सवेरे आऊँगा और फिर हम उस जगह जाएंगे। अगले दिन नज़ीर सुबह सवेरे पहुंचा और सिपाही इसे साथ लेकर उस गड्ढे की तरफ रवाना हुआ जहां उसने तरबूज की बेल पर तरबूज उगता हुआ देखा था। एक कोस का फासला तय करके उस जगह पहुंचकर सिपाही नज़ीर को साथ लेकर उस गड्ढे में उतर गया। गड्ढे में पानी मौजूद था। नज़ीर ने पानी की तरफ देखा और सिपाही से कहने लगा, अरे भाई, ना यहाँ पर तरबूज की बेल है और ना ही तरबूज है, आपका तरबूज कहाँ चला गया? दोस्त, मैंने कल यहाँ पर देखा था, नज़ीर कहने लगा। मुझे तो उसी वक्त ही यकीन था कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अब भी मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सिपाही कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लगता है किसी जानवर ने तरबूज और बेल खा ली हो। अब जो चाहो बोलो, नज़ीर ने हंसते हुए कहा। आप शर्त हार गए हैं, अब घर वापस चलो। अब मैं तुम्हारे घर से जिस चीज़ को छूऊंगा वो मेरी हो जाएगी। सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया और उदास चेहरे के साथ गांव वापस आ गया। नज़ीर ने जो हरकत की थी वो सिपाही के वहमो गमान में भी नहीं थी। नज़ीर जब रात को इसके घर से उठा तो सीधा गरे वाली जगह पर पहुंचा और वहां से बेल समेत तरबूज को उखाड़ कर कहीं दूर फेंक आया था। इस तरह इसने शर्त जीतने के लिए पहले से ही यकीनी इंतजाम कर लिए थे। सिपाही ने शर्त रखी थी, लेकिन अब इसे पछतावा हो रहा था। ये सोच रहा था कि खुदा जाने नज़ीर मेरे घर की किस चीज़ को छुएगा, और शर्त के मुताबिक मुझे वो चीज़ इसे देना होगी। अगर इसने मेरे किसी बेटे पर हाथ रखा या इस गाय को छुआ जो रोज़ाना 10 किलो दूध देती है, और इस इलाके में इस जैसी गाय किसी के पास नहीं है, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैंने बगैर सोचे समझे किस मुसीबत को दावत दे दी है। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसे अक्ल मियाँ का ख्याल आया। इसने अक्ल मियाँ के पास जाने का सोचा कि क्या पता उसकी मदद से मैं इस मुश्किल से निकल पाऊं। इसने नज़ीर से कहा, इससे पहले कि मैं वादे के मुताबिक आपकी शर्त पूरी करूं, मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने दोस्त से मिल आऊं। इसके बाद आप मेरे घर से जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वो आपकी हो जाएगी। नज़ीर ने दिल में सोचा कि मैं शर्त जीत चुका हूं, अब एक दिन इंतज़ार करने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसने सिपाही को इजाज़त दे दी कि वो जाकर अपने दोस्त से मिल ले। सिपाही सीधा अक्ल मियाँ के गांव की तरफ रवाना हो पड़ा। एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसने इनसे पूछा, बच्चों, क्या तुम अक्ल मियाँ के घर का पता बता सकते हो? जी हाँ, हम जानते हैं, बच्चों ने कहा। फिर बताओ, सिपाही ने कहा। बच्चे थोड़े शरारती थे, कहने लगे, हम ऐसे नहीं बताएंगे, पहले ये बताओ कि आप हमें क्या देंगे। अगर तुम मुझे अक्ल मियाँ का घर बताओ तो मैं तुम्हें बहुत सा गुर दूंगा। बच्चे मान गए और सिपाही को साथ लेकर अक्ल मियाँ के घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद ये दूसरी गली में पहुंचे
اور ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں عقل میاں کا گھر ہے۔ وہاں ایک پنساری کی دکان تھی۔ سپاہی بچوں کو لے کر دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا، میاں دکاندار، ان بچوں کو بہت سا گڑ دو۔ بچے شرارتی تھے، کہنے لگے، نہیں جناب، آپ نے ہمیں بہت سا گڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم گڑ میں سے ایک حصہ نہیں لیں گے، وعدے کے مطابق بہت سا گڑ دیں۔ سپاہی نے دکاندار سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ان کو گڑ کے 2 حصے دے دو۔ بچوں نے پھر کہا کہ نہیں، ہم 2 حصے نہیں لیں گے بلکہ بہت سا گڑ لیں گے۔ سپاہی نے گڑ کی مقدار 2 حصے سے بڑھا کر 3 حصے، 3 حصے سے 4 حصے اور 4 حصے سے بڑھا کر 5 حصے کر دی۔ پر شرارتی بچے ایک ہی بات کہتے رہے کہ تم نے ہمیں بہت سا گڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب وعدے کے مطابق بہت سا گڑ دے دو۔ جب بچوں کی بحث بڑھی تو دکان کے سامنے لوگوں کا میلہ جمع ہو گیا۔ شور سن کر عقل میاں گھر سے باہر نکلا اور سپاہی کو بچوں اور لوگوں میں گھرا ہوا پایا۔ یہ آگے بڑھا اور سپاہی کے پاس آ کر بولا، میاں تم نے کیسا میلہ لگایا ہے؟ سپاہی نے جواب دیا کہ میں نے ان سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہت سا گڑ دوں گا۔ میں ان کو گڑ کا 1 حصہ دوں پر یہ سنتے ہی نہیں، میں ان کو گڑ کے 5 حصے دوں تو پھر بھی یہ نہیں سنتے، یہ بس اصرار کر رہے ہیں کہ وعدے کے مطابق ہمیں بہت سا گڑ دو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ یہ سن کر عقل میاں نے کہا کہ پہلے تو تمہیں ان بچوں سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب وعدہ کر لو تو پورا کرو، یہ بالکل نہیں سنیں گے۔ سپاہی نے کہا، تم ہی کچھ کرو۔ خیر، یہ کہہ کر عقل میاں نے دکاندار سے گڑ کے 4 حصے لے لیے، پھر دکاندار سے ترازو مانگ کر اس میں ایک طرف گڑ کا 1 حصہ رکھا اور دوسری طرف گڑ کے 3 حصے رکھے، اور پھر بچوں سے کہنے لگا، بتاؤ زیادہ گڑ کون سا ہے؟ بچوں نے 3 حصوں کی طرف اشارہ کیا۔ عقل میاں نے کہا، چلو اٹھاؤ اور یہاں سے بھاگو۔ لڑکے گڑ لے کر چلے گئے۔ عقل میاں سپاہی کو ساتھ لے کر گھر آ گیا، اس سے اچھا سلوک کیا اور گھر کی خیریت دریافت کی۔ سپاہی نے ایک ہی سانس میں اپنی پوری کہانی سنائی۔ عقل میاں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میرے بھائی، آپ نے حکمت کے 3 کلمات خریدنے کے لیے 3 روپے خرچ کیے، لیکن ان میں سے کسی پر عمل نہیں کیا۔ اگر تم ان باتوں پر تھوڑا سا بھی عمل کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پہلی بات تو میں نے بتائی تھی کہ باہر جو بھی دیکھو گھر میں مت بتاؤ، اس کے باوجود آپ نے گھر جا کر باہر جو کچھ دیکھا وہ بتایا، اور اس وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ کسی چیز پر شرط نہ لگائیں، اس کے باوجود آپ شرط لگا بیٹھے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تیسری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ جو بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو، اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ لیکن جو بھی ہوا تم مصیبت میں مبتلا ہو کر یہاں آئے ہو، اس لیے تمہیں اس مصیبت سے نکالنا میرا فرض ہے۔ اس کے بعد عقل میاں نے سپاہی کو چند باتیں سمجھائیں کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے اصرار کیا اور ایک رات سپاہی کو اپنا مہمان بنا کر رکھا۔ اگلے دن سپاہی عقل میاں سے اجازت لے کر اپنے گاؤں پہنچا۔ پہنچتے ہی اس نے نذیر کو آواز دی۔ سپاہی نے اس سے کہا کہ میں جس شخص سے ملنا چاہتا تھا اس سے مل آیا ہوں، اور اب میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تم کل صبح آ جانا۔ اس کے بعد میرے گھر میں جو بھی تم چھوؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ نذیر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بہت خوش تھا کہ اب گائے اس کے قبضے میں آئے گی۔ دوسری طرف سپاہی نے یہ کیا کہ عقل میاں کی ہدایت کے مطابق صبح کے اندھیرے میں وہ اپنی بیوی، بچوں اور گھر کے تمام قیمتی سامان کو چھت پر لے گیا اور گائے کو ایک خاص جگہ پر چھپا دیا۔ صبح ہوئی تو نذیر خوشی سے ناشتہ ہوا سپاہی کے پاس آیا۔ سپاہی نے اس سے کہا کہ شرط کے مطابق میرا گھر تیار ہے، جسے تم چھوؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ سن کر نذیر اس کمرے کی طرف گیا جس میں گائے بندھی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ یہ سپاہی سے پوچھنے ہی والا تھا کہ گائے کہاں ہے تو اسے خیال آیا کہ اس کی چھت پر چڑھ کے نیچے سے دیکھوں گا تو گائے زمین پر کہیں نہ کہیں کھڑی نظر آ جائے گی۔ یہ غصے میں سین میں آیا اور چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سیڑھی لکڑی سے بنی تھی۔ جیسے ہی اس نے چھت پر چڑھنے کی نیت سے سیڑھیوں کو چھوا، سپاہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے، تم نے سیڑھیوں کی لکڑی کو چھوا ہے تو شرط کے مطابق اب یہ سیڑھی تمہاری ہے، یہ سیڑھی اٹھاؤ اور گھر جاؤ۔
یہ کہہ کر سپاہی نے سیڑھی اٹھا کر نذیر کے حوالے کر دی۔ نذیر افسردہ چہرے کے ساتھ سپاہی کے گھر سے نکل آیا۔ گاؤں والوں کو پہلے ہی اس حالت کا علم تھا اور یہ تماشا دیکھنے کے لیے باہر موجود تھے۔ نذیر نے سب کو کہا تھا کہ وہ سپاہی کی گائے کو چھوئے گا اور اس طرح سپاہی کی گائے اس کی ہو جائے گی، لیکن جب یہ سپاہی کے گھر سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کی سادہ سیڑھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں جھانک پاتا۔ قدرت لالچی لوگوں کی چالیں ان پر پلٹ دیتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔